नमस्कार साथियों, मैं आज आपको किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के बारे में समझाने जा रहा हूँ। अगर इसमें आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं इनके बारे में। तो ये क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो साथियों, इनमें देखा जाए तो किशोर, ये नाम से ही स्पष्ट है कि किशोर यानी छोटे बच्चों के लिए ये किशोर बालक देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 पर लेकिन लागू 2016 से हुआ था, सरकार के घोषणा पत्र के हिसाब से। इनमें साथियों क्या होता है कि पहले से बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ में उनकी आज़ादी का हनन हो रहा था। उस आज़ादी के हनन को रोकने के लिए शासन ने कुछ कदम उठाए। उन कदम को आज इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं। इसमें कुल कितनी धारा क्या है, कैसे क्या इस एक्ट को क्यों लाया गया है, तो उसके बारे में पहले ये उनकी प्रस्तावना है। एक प्रकार से अगर देखी जाए तो उनको प्रस्तावना को भी पढ़ लेते हैं हम। तो पहला है, विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालकों की देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित विधि का समलेखन संशोधन करने के लिए बालकों को सर्वोत्तम हित में मामलों के न्याय, निर्णय और निपटारे में बालक, यानी कि न्याय सभी के लिए समान है, तो इस हिसाब से बालक को भी न्याय मिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है इस अधिनियम का। अगर इस अधिनियम को अगली तरफ देखा जाए तो मित्रवत अपनाते हुए समुचित देखरेख, सुरक्षा और विकास उपचार समाज में, यानी कि समाज में कुछ ऐसा नियम बना देना चाहिए कि ताकि बालकों को उस नियम से कोई खतरा ना हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, देखरेख हो सके। पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए तथा उससे संबंधित कोई अनुशेषित विषय के लिए अधिनियम, क्योंकि साथियों इनमें स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि ये बालकों के लिए ही बनाया गया है। जिस तरीके से पहले महिलाओं के साथ में छेड़खानी होता है, उसी प्रकार से इस नियम को लागू किया गया है। बढ़ते इसका कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं, इनमें क्या है क्या नहीं है। उसके पहले संविधान का अनुच्छेद 15, सॉरी साथियों, संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3, अनुच्छेद 39 के खंड ड और खंड च में अनुच्छेद 45 और 47 के उपबंध के ये सुनिश्चित करने के लिए बालकों को की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके मूलभूत मानव और पूर्णता संरक्षा दी जाए और शक्तियाँ प्रदान की जाए, कर्तव्य अधिरोपित किया जाए। अगर अगली तरफ और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभियम को, जिसमें ऐसे मानक विहित किए गए हैं जिनका बालकों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकार पक्षकार का पालन करना किया जाता है, 11 दिसंबर 1992 को अंगीकार किया गया था। क्योंकि साथियों संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भी भारत सरकार को इस बात का आदेश दिया था कि आप किशोर बालकों के लिए एक अधिनियम बनाओ। तो उस हिसाब से भारत सरकार ने भी ये नियम तो मतलब आदेश तो पहले से दे दिया था, 11 दिसंबर 1992 से। अब इनको फिर सरकार ने धीरे धीरे लागू किया वैसे। और विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों का देखरेख और संरक्षण, आवश्यकता वाले बालकों के लिए बालक के अधिकारों से संबंधित अभी समय किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985, बीजिंग नियम, अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण अधिनियम 1990। क्योंकि अगर साथियों ये नियम अगर देखा जाए तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले ही बन चुका था, पर लेकिन अपने भारत देश के अंदर तो 2015 में इनका प्रभाव हुआ। उसी हिसाब से फिर उन और भी देश को आदेश दिया
अंतर्राष्ट्रीय लिखितों में विहित मानकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक उपबंध करने के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 का 56 को पुनः अधिनियमित करना समुचित है। भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित ये संसद के द्वारा तर्क कथन दिया गया है। तो इसमें आती है सीधी धारा 1 यानी कि अध्याय 1। अब साथियों पार्ट 1 में प्रारंभिक आता है। प्रारंभिक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके बारे में अगर इनमें देखी जाए तो इनमें कोई ज़्यादा इतना खास नहीं पूछेगा वैसे तो, पर संक्षिप्त नाम। अब विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। क्योंकि साथियों कोई सा भी अगर प्रारंभिक नाम संक्षिप्त नाम पूछा जाए तो किसी भी धारा में पहले यही आता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू कब से हुई, क्या हुआ। तो ये अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले था ये जम्मू कश्मीर पे नहीं था पर लेकिन अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है। जब से धारा 370 का दर्जा समाप्त हुआ तब से ये लागू है। उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियमित करेगी। साथियों बढ़ते हैं अगला जिसका इसका टॉपिक तत्सम्य किसी अन्य विधि में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम को उपबंध को देखरेख संरक्षण आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे जिनके अंतर्गत अगर साथियों ये पॉइंट इस बात को पता चला आता है कि अगर जो कोई बालक अगर उसकी उम्र से छोटा है और अगर उम्र से बड़ा है, अगर दोनों इसमें गद्दारी करते हो तो दोनों के ऊपर विधि द्वारा प्रवृत्त रूप से लागू किया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति, कारावास, पुनर्वास को समाज में पुनः मिलना। तो साथियों यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य यही है। सॉरी साथियों, समाज में बालकों की गिरफ्तारी, अभियोजन, शास्ति, कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलना, देखरेख, संरक्षण आवश्यकता और पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाने और वापसी की प्रक्रिया विश्वसनीय आदेश भी है। धारा 2 की तरफ अगर देखा जाए तो धारा 2 में साथियों कुछ ज़्यादा खास नहीं। परिभाषा, परित्यक्त के बालक। अब परित्यक्त के बालक किसे कहते हैं तो इसको तो ये धारा में ही वर्णित किया गया है कि भाई परित्यक्त के बालक किसे कहा जाता है। अब परित्यक्त के बालक से अपने जैविक और दत्तक माता पिता या संरक्षण अभियुक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे समिति द्वारा समन्वय जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया। अगर न्यायालय या फिर सरकार को इस बात का पता है कि बेचारा इनके माता पिता वैसे ही कमज़ोर है, अगर उस बालक का शोषण होता है तो उस बालक को परित्यक्त बालक की श्रेणी में घोषित किया जाता है ताकि उनका पूर्ण रूप से समाज और उसके बाद में विधि इन पर पूर्ण रूप से इनका उल्लंघन न किया जाए और उनकी स्वतंत्रता आज़ादी के साथ में खिलवाड़ किसी प्रकार से नहीं किया जाए। दत्तक ग्रहण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्त बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है। वह अपने दत्त माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों और विशेष अधिकारों और उत्तरदायित्व सहित जो किसी जैविक बालक से जुड़े विधिपूर्ण बालक न बन गया। यानी कि साथियों इसमें अगर कोई सा माता पिता बहुत सारे रहते हैं कि वो अपने बालक को अलग कर देते हैं, उसे दत्तक ग्रहण यानी दूसरा उसको शरण दे देता है, इनको दत्तक ग्रहण की श्रेणी में जोड़ा जाता है। बढ़ते अगले की तरफ तो दत्तक ग्रहण विनिमय से प्राधिकरण द्वारा विरचित केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण के संबंध में
अधिसूचित विनिमय अभिप्रेत है। साथियों, इसका चौथा पॉइंट धारा 2 का उपखंड 4 प्रशासक से राज्य के उप सचिव से अभिन्न पंक्ति का ऐसा कोई जिला पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई। यानी कि साथियों, जिसे कोई भी अगर मजिस्ट्रेट की, IAS की वगैरह की जो ये शक्तियाँ प्रदान की गई, उसको प्रशासक के श्रेणी में उप सचिव माना जाएगा। पश्चात देखरेख से उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, यानी कि वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया हो और वित्तीय संस्था अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। यानी साथियों, जो लड़का या लड़की जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर ली किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, उनको पार्श्ववर्ती उनकी देखरेख की जाएगी। प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण से कोई ऐसी विदेश सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो अनिवासी भारतीय के विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता पिता के भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण संबंधित आवेदन का समर्थन करने की उस देश के उनके केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत शामिल द्वारा किया जाता है। इसमें साथियों उतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। वैसे चलते अगले की तरफ। प्राधिकृत से धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण अभिप्रेत है। वही दत्तक ग्रहण जो अपने माता पिता को छोड़ चुके, किसी और ने उनकी शरण ले ली। अब साथियों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट धारा 2 की उपधारा उपखंड 8 का अधीन बहुत अच्छा पॉइंट आता है। और भीख मांगने से, किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना और उसे प्राप्त करना तथा किसी प्राइवेट परिसर से भिक्षा की याचना करने और उसे अभिप्रेत करने के लिए प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। यानी कि साथियों, भीख मांगने का अगर वो बच्चा इस तरीके का भीख मांग रहा है तो मतलब उनके सुधार के लिए कुछ उपाय कर सकता है लोक स्थान पर। बढ़ते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा, भिक्षा अभिप्रेत करना या उच्चापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीव जंतु का कोई प्राण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग अभिप्रेत या प्रदर्शित करना। बालक का सर्वोत्तम हित से बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकता, पहचान, सामाजिक कल्याण, भौतिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास को पूरा किए जाने सुनिश्चित करने के लिए किए गए विनिर्दिष्ट का आधार अभिप्रेत है। क्योंकि साथियों, बालक को यह अधिकार है कि वो सर्वोत्तम अपने हित के लिए अपने मूलभूत अधिकारों और पहचान, सामाजिक कल्याण, भौतिक और बौद्धिक को पूरा किए जाने की सुनिश्चित करने का उनको पूरा अधिकार है। और उस अधिकार को वो पूर्ण रूप से कर सकता है। इस बात का जिक्र किया गया है धारा 2 के उपखंड 9 में। बढ़ते साथियों 10 की तरफ। उपखंड 10 बोर्ड से धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है। केंद्रीय प्राधिकरण से बाल संरक्षण अंतर्देशीय दत्तकरण की बाबत सहयोग संबंधित हैंग कनेक्शन 1993 के अधीन
उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है। क्योंकि साथियों ये केंद्र सरकार के पास में है, वे ऐसे देखा जाए तो अपने पास कोई ज़्यादा राज्य सरकार को ये इतना अधिकार नहीं है। वैसे देखा जाए तो दत्तक ग्रहण के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ना कि राज्य सरकार। चलते अगली तरफ, तो अगला अंडर क्लोज 12वां ये रहा, बालक से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। यानी कि बालक उसे कहा जाता है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। वयस्क उसको ये अधिकार है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में ये अभिकथन है यह पाया गया है उसने कोई अपराध किया है, जिसने उस अपराध के लिए किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी कि साथियों बालक उसे माना जाता है कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की और उनने अगर किसी बालक या के साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है तो उन्हें माना जाएगा ऐसा कि हालांकि उनने इतना कोई खास रूप से विधि का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उनको पहले से इतना पता नहीं है कि वो जब बच्चा 18 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर लेता तब जाकर उनको पता चल जाता है कि भाई हमने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, और विधि भी उस बात को मानते हैं पूर्ण रूप से। तो इसमें ये बात बताई गई साथियों, कोई ज़्यादा इसमें खास है रहने वाला है ना। चलते 14 की तरफ, तो चलता ये रहा, देख रेख को संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में पाया जाता है कि उसका कोई घर सुनिश्चित निवास स्थान नहीं है और जिनके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है। अब साथियों इनमें ये इस बात का जिक्र करती है कि जिनके बारे में ये पाया जाता है कि उसका कोई घर या सुनिश्चित निवास स्थान नहीं है, जिनके पास जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं है। देखरेख संरक्षण बालक ऐसा अभिप्रेत ये करते हुए बनता है सरकार का कि उनको इन चीज़ की उपलब्ध सुविधा दी जाए। मूलभूत जिसके बारे में ये पाया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया हो या पंथ पर भीख मांगते या वहाँ रहते पाया जाता है। अब साथियों वो किसी बालक उसे भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो श्रम विधियों का उल्लंघन किया हो और जो किसी रास्ते पर भीख मांग रहा हो। बढ़ते साथियों अगले की तरफ, अगला ये रहा, जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है चाहे वह बालक का संरक्षण हो या नहीं हो, और ऐसे व्यक्ति ने, यानी कि साथियों इसमें इस बात का भी जिक्र कहता है कि यह उसका माता पिता, संरक्षण का मतलब ये होता है कि माता पिता नहीं होता संरक्षण, हालांकि वो दूसरा होता है कोई अपने अभिभावक वगैरह जिसके साथ में भी वो रहता है, उनको संरक्षण माना जाता है विधि की भाषा में अगर देखी जाए तो। अगर साथियों इनमें इनका का देखा जाए तो ये बोलता है कि बालक की क्षति पहुंचाई, उसका शोषण किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी अपेक्षा की तथा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है। बालक को मारने और उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने, उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी हो और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्ति संभावना की हो। अगर साथियों कोई व्यक्ति किसी बालक को मारने और उसे क्षति पहुंचाने, उनके साथ में दुर्व्यवहार यानी कि उस बालक के साथ में गलत काम करने का और उसको धमकी देता है सरेआम, तो उनके ऊपर धारा 2 की सेक्शन 14 का लगाया जाता है। बढ़ते साथियों अगले की तरफ, तो अगला ये रहा, किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया जिसके या उसके उनके स्थान पर दुर्व्यवहार व्यक्ति का वध किए जाने तथा उसके दुर्व्यवहार, उसका शोषण और उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्ति संभावना जती हो। अब अगला देखा जाए चौथा, तो ये है जो मानसिक रूप से बीमारी या मानसिक या शारीरिक रूप से
असुविधाग्रस्त और या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिनकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिनके माता पिता या संरक्षक है किंतु वे उसकी देखरेख करने में यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाया असमर्थ है। अगर साथियों बोर्ड या समिति इस बात को सिद्ध कर देती है कि ये बालक ये इस रूप से है, मानसिक रूप से, और या उसको मानसिक बीमारी है, असुविधाग्रस्त, तो उस बालक को बोर्ड भी मान्यता दे देती है कि हाँ, इनके माता और पिता या संरक्षण असमर्थ है, तो उनके बारे में ये शासन का दायित्व बनता है कि वो किस आधार पर इनको बेनिफिट पहुंचाती है। चलते अगले की तरफ। पांचवा ये रहा जिसके माता पिता कोई संरक्षक है और ऐसी मान्यता या माता पिता अथवा संरक्षण को बालक की देखरेख करने या उसकी सुरक्षा कल्याण की सुरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है। चलते साथियों छठे की तरफ। जिसके माता पिता नहीं है, कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है, जिसके माता पिता ने उसे परित्याग या अवर्ण कर दिया हो, जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है, जिसके माता पिता ऐसी रीति में है जो विहित की जाए युक्ति जांच के पश्चात भी न मिल सके। यानी कि साथियों बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारी महिला किसी भी कारणवश गुमशुदा किसी बच्चे को किसी स्थान पर फेंक देती है, फिर उनको किसी आश्रम या उनके सुधार गृह में पहुंचाया जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उनके युक्त रूप से उनके माता पिता की जांच होती है, पर लेकिन उसके बावजूद भी उनका माता पिता उनको सही समय पर नहीं मिलता है, तब उस बच्चे को कहता जाता है गुमशुदा या भागा हुआ बालक। साथियों बढ़ते आठवें की तरफ। तो आठवां ये रहा, जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया हो या किया जा रहा हो, जिसकी संभावना हो। यानी कि साथियों अगर किसी बालक का लैंगिक शोषण, अवैध रूप से उनका प्रयोजन, प्रवेतन शोषण किया जा रहा है या किया जा रहा है, तो उनके लिए इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। जो असुरक्षित पाया गया उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग, अवैध व्यापार से सम्मिलित किए जाने की संभावना है। बहुत सारे साथियों बच्चे में ये भी होता है कि जो मादक पदार्थ का सेवन करता है, अवैध रूप से व्यापार वगैरह, उनके लिए भी इस धारा का प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाता है। जिसका लोक माता विरुद्ध अभिलेखों के दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके लिए भी साथियों इनका प्रावधान किया गया है। जो किसी शस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हो या प्रभावित हो, क्योंकि साथियों बहुत सारा कहिए कि युद्ध होता है, युद्ध और सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ वगैरह इनसे प्रभावित हो, तो उनके लिए भी सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो उनका निर्वहन करे। जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिनके माता पिता और कुटुंब के सदस्य संरक्षण अथवा अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह अनुष्ठान के लिए उत्तरदायित्व होने की संभावना है। अगर साथियों इसमें देखा जाए तो बालक हितैषी से ऐसा व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रूप, वातावरण या बर्ताव अभिप्रेत है जो मानवीय विचारशील है। बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना से
क्योंकि साथियों उस बालक को यह अधिकार है, अगर दत्तक ग्रहण में है तो वो विधिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। समय ये जांच पश्चात उसे उस घोषित किया गया बालक अभिप्रेत है। बालक कल्याण अधिकारी संबंधित समिति बोर्ड, क्योंकि साथियों वो समिति बैठवाता है, उस समिति में जो वो उनको लगता है कि हाँ ये सही है, तो साथियों फिर उस पर विचार किया जाए। बालक कल्याण पुलिस अधिकारी धारा 107 की उपधारा 1 के अधीन उस रूप से विहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है। बाल गृह से राज्य सरकार द्वारा स्वयं द्वारा किसी स्वैच्छिक या गैर स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिले के समूह में स्थापित अनुरक्षित और धारा 50 में विनिश्चित प्रयोजन के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बालक अभिप्रेत है। साथियों सर्दी खांसी बहुत हो रही, अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वैसे माहौल भी ख़राब चल रहा, पर लेकिन मैंने बना दिया है कि यार अपने रसगुल्लों के साथ में मिलते हैं। और परंतु मामले के अंतरिम निपटारे में धारा 18 की 3 के अधीन आदेश में कम से कम 2 सदस्य जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट उपस्थित हो। बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावक होनी चाहिए, किंतु ऐसा कोई बहुमत नहीं है और वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी हो। साथियों आता है 8 बोर्ड की शक्ति, कृत्य और उत्तरदायित्व। तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए और किसी अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, सिवाय जिले के गठित बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड की अधिकता क्षेत्र में सभी कार्यवाही को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति दी जाती है। क्योंकि साथियों अगर विधि का उल्लंघन हो रहा है तत्समय किसी बात के होते हुए, तो जिला मजिस्ट्रेट या फिर सिविल अधिकारी उन पर एक कमेटी बिठवाता है। उस कमेटी के माध्यम से वो समिति जांच करती है कि हाँ भाई सही है या गलत है। उसके बाद हम चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला ये रहा, इस अधिनियम द्वारा या किसी बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन उच्च न्यायालय या बालक न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्यवाही अपील पुनरीक्षण में अन्यथा धारा 19 के अधीन समक्ष आती है या किया जा सकेगा। वैसे साथियों ये रहा अगला, कृत्य बोर्ड के उत्तरदायित्व। प्रक्रिया में प्रत्येक क्रम पर बालक और माता पिता संरक्षण सूचीबद्ध सहभागिता होना चाहिए। और साथियों इसका काव्य बोलता है कि सुनिश्चित की बालकों गिरफ्तारी, जांच, पश्चात देखरेख पुनरीक्षण के दौरान किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर साथियों गलत करता है तो फिर उनके बारे में उस कमेटी को डिसाइड करती है कि हाँ ये सही है, उनकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, ना कि पक्ष रूप से। विधिक सेवा संस्थान के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्ध और सुनिश्चित करना। बालक को बोर्ड जब भी आवश्यक हो, यदि वह कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है या दुविधा अनुभव जिनके पास आहता अनुभव, ऐसी फीस का जो विहित किया जाए संदाय करने के लिए उपबंध किया जाएगा। परिवीक्षा अधिकारी
यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बालक बोर्ड अधिकारी किसी सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण करने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उन परिस्थितियों को अभिनिर्धारित करने के लिए जिनमें अभिकथित अपराध किया गया हो, जिसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश। अगर साथियों जिस केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई परिवीक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी अगर उस स्थान पर अगर मौजूद नहीं हो तो बाल कल्याण विकास अधिकारी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को उस मामले की जांच के लिए आदेश सौंप देगी कि भाई तुम इस रिपोर्ट को 15 दिन के अंदर प्रस्तुत कर सकते हो। ये अधिकार उनको दिया जाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में धारा 14 में विधिक जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्याय निर्णय और निपटारा करना। अगर कोई विधि के समक्ष वो जांच करता है तो वहाँ पर धारा 14 का सहारा लिया जाता है कि किस रूप से जांच होगी, न्याय निर्णय और निपटारा करना, इन्हें निष्पक्ष रूप से जांच किया जाएगा। साथियों विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालकों से जिनके बारे में ये कथन किया गया है कि किसी उपक्रम पर देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, संबंधित बालकों को इसके द्वारा इस बात को मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तत्सम देखरेख की आवश्यकता वाला बालक हो सकता है। समिति और बोर्ड दोनों के उसमें अंतर्वित होने की आवश्यकता है। समिति की अंतर्वित करना। साथियों बढ़ते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा मामले का निपटारा करना तथा अंतिम आदेश पारित करना, जिसके अंतर्गत बालक को पुनर्वास और व्यवस्थित देखरेख योजना भी है, जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या किसी गैर संगठनकारी सदस्य द्वारा अनुवर्तित कार्रवाई भी है जो अपेक्षित है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की देखरेख के बारे में योग्य व्यक्ति घोषित करने की जांच के लिए करना। क्योंकि साथियों अगर उस जांच में कमेटी बिठवाती है राज्य सरकार या फिर जिला बार एसोसिएशन, तो उसमें एक निष्पक्ष रूप से इस जांच निष्पक्ष और न्याय योग्य व्यक्ति को उस पद के लिए शपथ दिलवाती है या फिर उस कमेटी को जब बिठवाती है। विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में इस बारे में की गई शिकायत का प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश है। अगर बालक के साथ में शिकायत हुई तो पुलिस को यह अधिकार है प्रथम FIR लिखने का। सॉरी साथियों, उनको पूरा अधिकार है कि वो रजिस्टर करे। प्रथम इत्तला पुलिस को ये इस बात की जांच के लिए क्या वयस्क के लिए बनी जेलों में कोई बालक डाला गया या उन जेलों को नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालक को संप्रेषण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना। साथियों बस अपना ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। फिर इनका लास्ट साथियों धारा 9 से हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो धारा 9 में आपको इनके बारे में बताएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो बनाया मैंने आपको इनकी कुछ टिप्स समझाने के लिए कि शुरुआत में मतलब ये आखिर में है क्या और इसमें होना क्या है। बालक न्याय किशोर अधिनियम इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि साथियों इनमें देखा जाए तो बहुत सारे बालक के साथ में पहले से छेड़खानी वगैरह बहुत सारी मामला सामने आ रहा था न्यायालय के सामने। तो न्यायालय ने राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी कि आप इसके ऊपर कानून बना सकते हो। तो फिर सरकार ने उनके ऊपर अमल किया और कानून बनाया निष्पक्ष रूप से प्रभावी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले वीडियो में।